Good morning, everyone. Welcome to the Manu Law classes. In the session of daily news analysis, today is 20th of March 2024. You are watching with Naresh Sharma. So, guys, first of all, we are going to revise our previous day session with the help of MCQs. So, first of all, let's have question number 1. India contributes to almost certain % of global snake bite deaths. अगर हम ग्लोबली स्नेक बाइट डेथ्स की बात करें तो इंडिया में अराउंड कितने % डेथ होती हैं पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में? इट्स 90% और इट्स 80% और 50% और 41%. Guys, you can recognize or recall that in the yesterday session we discussed it and also gave you the data regarding this question. So the correct answer is 50%. तो ये आपको बड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डेथ होती हैं स्नेक बाइट से, सांप के काटने से, उसमें से 50% लोगों की डेथ इंडिया में होती है. तो इट मीन्स सबसे ज्यादा डेथ कहां पर होती है स्नेक बाइट्स की वजह से? वो होती है इंडिया में. क्वेश्चन नंबर 2. The Gender Inequality Index 2022 has been released by. अभी इस इंडेक्स को, कौन सी इंडेक्स है ये? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. ये इंडेक्स अभी रिलीज की गई है, जो इंडेक्स है 2022 की, और वो है जो है अभी 24-25 वाले जो है अपकमिंग पीरियड के लिए. और इसमें डेटा जो यूज किया गया है प्रीवियस डेटा को यूज किया गया है. वर्ल्ड इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक या UNFCCC या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को रिलीज करती है? सो द करेक्ट आंसर इज UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये एक ऐसी इंडेक्स है जो रिलीज की जाती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जो ये काउंट करता है, मेजर करता है कि वर्ल्ड में जो जेंडर के बेसिस पर इनइक्वालिटी कौन कौन से कंट्रीज में ज्यादा है या कम है. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है. द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 हैज बीन रिलीज्ड एंड व्हिच कंट्री टॉप द लिस्ट. तो ये जो अभी रिपोर्ट, ये जो इंडेक्स रिलीज हुई है, तो इसमें किस कंट्री को फर्स्ट रैंक जो है मिली है, जिसने टॉप किया है कि जहां पर इनइक्वालिटी बहुत कम है? कौन सा कंट्री हो सकता है इसमें से? जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क या USA. तो इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, द बेस्ट परफॉर्मर रहा है? और इस कंट्री का नाम है डेनमार्क. इस कंट्री में जो इनइक्वालिटी है मैन और वुमेन के बीच में, वो सबसे कम है. इट मींस यहाँ पर जेंडर के बेसिस पर इनइक्वालिटी नहीं है. इंडिया हैज रजिस्टर्ड अ सिग्निफिकेंट जंप ऑफ सम रैंक्स इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. देखो, इंडिया ने इस बार जंप किया है कई सारी रैंक्स. मींस अपना जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है उसमें अपनी रैंक को इम्प्रूव किया है. तो कितने रैंक उसने इम्प्रूव किया है प्रीवियस जो इंडेक्स थी उसके कंपैरिजन में? तो हम ऑप्शन देख सकते हैं, 41 रैंक या 14 या 18 या 8 या 4. तो कितनी रैंक इस बार इंडिया ने इम्प्रूव किया है? सो गाइस, द करेक्ट आंसर इज 14. इंडिया ने 14 रैंक इम्प्रूव की है. ठीक है, तो ये काफी बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए कि हमने 14 रैंक्स अपने आप को ऊपर लेकर के हम आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में. क्वेश्चन नंबर 5. In the Gender Inequality Index 2022, इंडिया की रैंक क्या आई है इस जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में, जो कि 193 कंट्रीज के लिए थी? क्या रैंक है इस बार इंडिया की? 101, 108, 117 या 118? गाइस, द करेक्ट आंसर इज 108. तो इस बार इंडिया की जो रैंक आई है 108 आई है. किसमें? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में. अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जब इस जेंडर इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं कि लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है इंडिया में
वो वुमेन के लिए कितना है। तो इंडियाज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन, इंडिया की कितनी परसेंट वुमेन जो है वर्किंग फोर्स में है या लेबर फोर्स में उनका पार्टिसिपेशन है या जॉब मार्केट में उनका पार्टिसिपेशन है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो कितनी महिलाएं इंडिया में इसमें जो है इन्वॉल्व है वर्किंग में, 56%, 40%, 48% या 28%। तो अभी इंडिया में जो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो ओनली 28% समथिंग है। तो ये बड़ी बात है इंडिया के लिए कि अभी हमको जो हमारी वुमेन पॉपुलेशन है, हमारी जो बहन बेटियां हैं, गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, उनको हमें अभी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। बिकॉज अभी भी ज्यादातर महिलाएं केवल जो है हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, या होम मेकर है, वही बहुत ज्यादा वो वर्किंग में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इन विच कंट्री क्यापुक्यू पोर्ट इज लोकेटेड। अब आप ध्यान कीजिए, कल जो हमने एक एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें बहुत कुछ कंटेंट था आपके लिए, है ना, एक ही आर्टिकल में। तो हमने कल इस पोर्ट के बारे में डिस्कस किया था कि इस पोर्ट को जो है चाइना बना रहा है, उसने जो है अपने लीज पर ले लिया है एक कंट्री के साथ मिलकर के, और जो इंडिया के अगेंस्ट में चारों तरफ एक एडवर्स एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है चाइना। मींस इंडिया के अगेंस्ट में चाइना चारों तरफ क्या क्रिएट कर रहा है, एक एडवर्स एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पर अपनी जो डोमिनेंस है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। इसी को हम रिंग ऑफ पर्ल्स बोल देते हैं, हम कई बार बोल देते हैं मोतियों की माला। हम ये एक स्ट्रेटेजी है किसकी, चाइना की, जो इंडिया को काउंटर करने के लिए या इंडिया को चारों तरफ से घेरने के लिए यूज करता है। तो उसी में से एक पार्ट है उसका, इसी रिंग ऑफ पर्ल्स का, वो उसमें से जगह जगह पर अदर कंट्रीज में पोर्ट बना रहा है और वहां पर अपनी नेवी वगैरह को जो है डिप्लॉय कर रहा है। तो ये जो क्योक्यू पोर्ट है, क्योक्यू पोर्ट, ये कहाँ पर है, किस कंट्री में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, कौन सा कंट्री है ये? गाइस द करेक्ट आंसर इज म्यांमार। यहाँ पर ये जो है चाइना अपना पोर्ट बना रहा है, और ये पोर्ट कहाँ पर है, ये है म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 8, ग्वादर पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ग्वादर पोर्ट को भी चाइना ने ले लिया है, और यहाँ पर भी चाइना अपना जो है डेवलपमेंट वगैरह कर रहा है और अपनी डोमिनेंस को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है। ये किस कंट्री में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या ईरान, which is the country? So the guys the correct answer is A, that is पाकिस्तान। तो ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है चाइना, कहाँ पर, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान का तो आपको पता ही होगा कि वो इस समय चाइना की कठपुतली बना हुआ है और चाइना की उंगलियों पर नाचता है। क्वेश्चन नंबर 9, हम्बनतोता, ये भी एक पोर्ट है, ये भी चाइना ने जो है ले लिया है, लगभग 99 ईयर्स के लिए लीज पर लिया है चाइना ने एक कंट्री से। तो ये किस कंट्री में है ना। तो इस पर इंडिया ने भी काफी ऑब्जेक्शन वगैरह किए थे कि यार इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है कि अगर चाइना सारे पोर्ट्स पर इस तरीके से अपनी प्रेजेंस बढ़ाएगा तो। क्या है इस कंट्री का नाम जहां पर हम्बनतोता पोर्ट है, रिप्लाई करिए आप फटाफट। सो गाइस द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। श्रीलंका में ये पोर्ट है हम्बनतोता पोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, जिबूती इज अ कंट्री इन विच कॉन्टिनेंट। जो जिबूती है वो कौन से कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है और इसकी कैपिटल सिटी क्या है। सो गाइस करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका, ए बी सी डी, कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है। करेक्ट आंसर हमारे पास में हो सकता है ए, द करेक्ट आंसर इज ए। जो जिबूती है वो अफ्रीका में है और इसकी कैपिटल सिटी है जिबूती सिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देख रहे हो आप उस आर्टिकल से कितने सारे क्वेश्चन बन गए जो हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था। कल हम फिर से ऐसे ही एक एडिटोरियल लाइन अच्छा सा उसको भी डिस्कस करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ क्वेड। कल क्वेड की भी बात आई थी कि इंडिया जो है क्वेड पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, तो उसके साथ साथ में इंडिया को इंडियन ओशियन पर भी फोकस करना होगा, है ना। तो क्वेड में मेंबर कौन कौन है ये आपको बताना है। इंडिया, जापान, चाइना। देखो चाइना और जापान रेयर केस में किसी एक ग्रुप में एक साथ होंगे, बिकॉज इनकी कभी भी आपस में बनती नहीं है ना। तो दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट में बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर के ये क्वाड ग्रुप बनाया था।
तो चाइना के अगेंस्ट में अगर क्वाड बना रहे हैं तो चाइना उसका मेंबर नहीं होगा। फिर है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। इंडिया, जापान, चाइना फिर से कैंसिल हुआ, चाइना तो हो ही नहीं सकता उसमें। फिर यहाँ पे फिर से चाइना है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर कैसे आप बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। दैट इज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कि जो इनकरेक्ट है पहले उनको देख लीजिए कि वो इनकरेक्ट है तो वो तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। तो जहां आपको भले ही बाकी ऑप्शंस नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि क्वाड जो है चाइना के अगेंस्ट में बनाया गया है, तो जहां जहां चाइना होगा वो ऑप्शन तो इनकरेक्ट होंगे। तो बाकी तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, तो ऑप्शन बचा हमारे पास में बी। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये 4 कंट्रीज हैं जो मेंबर है किसके, क्वाड के। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। कल हमने इसको उस आर्टिकल में डिस्कस किया था कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है ना, उसमें से जो मालदीव है वो निकलने की कोशिश कर रहा है, लगभग उसने छोड़ ही दिया है इस ग्रुप को। तो जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है वो किस चीज पर एम्फसाइज करता है। देखो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, अगर इसका आपको मैं पहले बेसिक सा बता दूं तो इसमें इंडिया, श्रीलंका और मालदीव और मॉरिशस, ये 4 कंट्रीज हैं मेन मेंबर्स इसके। और ये जो है 2011 में इंडिया और इन बाकी कंट्रीज ने मिलकर के इसको स्टार्ट किया था। अब हालांकि बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है ये ग्रुप। तो इसका मेन फोकस जो था उसमें से एक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि रीजनल फ्री ट्रेड। देखो यहाँ क्या यूज कर रहे हैं वर्ड, सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो सिक्योरिटी में फ्री ट्रेड का कोई मतलब नहीं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का कोई मतलब नहीं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का कोई मतलब नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज सी, रीजनल सिक्योरिटी। तो जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है इसका मेन एम्फेसिस है रीजनल सिक्योरिटी। तो ये जो इंडियन ओशियन है ना, इसके इधर यहाँ आपको पता ही होगा कि यहाँ पर श्रीलंका है ना, इधर आपका मॉरिशस है, मालदीव्स है, ये इस रीजन में सिक्योरिटी की बात के लिए है ये क्या, इसका नाम है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक है, चलिए तो अभी तो हमने फिलहाल डिस्कस कर लिए, लास्ट वाले सेशन को हमने डिस्कस कर लिया और हमने रिवाइज कर लिया। अब आते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज पर। इंडिया एंड ब्राजील 2+2 डायलॉग। कैसे डायलॉग की बात हम कर रहे हैं, 2+2 डायलॉग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये 2 क्या है और ये 2 क्या है। देखो इंडिया ने डायलॉग किया है 2+2 किसके साथ में, ब्राजील के साथ में। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, इंडिया, इधर लिख लिया हमने यहाँ पर ब्राजील। होगा क्या, इसमें से 2 मिनिस्ट्रीज के, 2 मिनिस्ट्रीज के जो हायर ऑफिसर्स होंगे वो आएंगे। एक तो आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एक होगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसी तरह से यहाँ से भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मींस एक साथ, मतलब 2 मिनिस्ट्री के मेंबर इंडिया से और 2 ही मिनिस्ट्री के मेंबर उस दूसरे कंट्री से। तो ये है 2 का मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं हम, इंडिया एंड ब्राजील का 2+2 डायलॉग। इट मींस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों के एक एक मेंबर आते हैं, तो 2 मेंबर ये हो गए और 2 इनके ये हो गए। ठीक है, तो ये 2+2 डायलॉग होता है। देखो जनरली होता क्या है कि जब किसी मैटर पर डिस्कशन होता है तो कई बार क्या होता है, आपको पता होगा कि सपोज करो किसी हम ए नाम के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उस ए टॉपिक के कुछ इश्यूज ऐसे होंगे जो फॉरेन अफेयर्स में आते होंगे और उसके कुछ इश्यूज ऐसे होंगे जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आते होंगे। तो ये 2 ही मिनिस्ट्री ऐसी होती हैं जो अदर कंट्रीज के साथ में मिलकर के सारा कुछ डिफाइन करती है, या तो डिफेंस के मैटर होते हैं या फॉरेन अफेयर्स के मैटर होते हैं। तो इसीलिए एक नया सिस्टम तैयार किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि भाई एक 2+2 डायलॉग की व्यवस्था स्टार्ट की जाए जिसमें दोनों ही मिनिस्ट्री के पर्सन आ जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अभी इंडिया और ब्राजील के बीच में 2+2 डायलॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो इसमें कन्वर्सेशन कवर्ड, क्या क्या टॉपिक इसमें इन्होंने कवर किए, डिफेंस, स्पेस, एनर्जी, एसेंशियल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म, वेरियस रीजनल एंड मल्टीलेटरल मैटर्स, इन सारे टॉपिक्स पर इन्होंने बात की। और ये जो सेशन था वो जॉइंटली लीड किया था किसने,
एडिशनल सेक्रेटरी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड अ जॉइंट सेक्रेटरी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इंडिया की तरफ से ये जो सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स थे, एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी, ये गए थे इस मीटिंग में। तो इसका मतलब अभी तो कौन गए हैं, ऑफिसर्स गए हैं। जब धीरे धीरे यही चीज आगे बढ़ेंगी तो यहाँ पर बात पहुंच जाएगी किसकी, कि फिर सीधे सीधे जो मिनिस्टर्स हैं दोनों, वो पार्टिसिपेट किया करेंगे। उधर से भी 2 मंत्री आ जाया करेंगे और इधर से भी 2 मिनिस्टर्स आ जाया करेंगे। तो जब भी 2+2 डायलॉग को हम हाईएस्ट लेवल पर लेकर के जाते हैं तो सबसे पहले जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी मीटिंग्स होती है, बाद में उसको हम मिनिस्टर लेवल पर लेकर के जाते हैं। व्हाट आर 2+2 मीटिंग्स? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये मिलकर के आपस में मीटिंग्स करते हैं। ठीक है, दोनों ही कंट्रीज का एम क्या होता है, टू एनहांस द स्कोप ऑफ डायलॉग बिटवीन देम। तो उनके बीच में जो डिस्कशन है, जो डायलॉग है, जो बातचीत है, वो चलती रहे, कम्युनिकेशन चलता रहे। Having such a mechanism enables the partners to better understand। जब ऐसी मैकेनिज्म होती है तो एक दूसरे कंट्री को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं और अप्रिशिएट भी कर पाते हैं ईच अदर्स स्ट्रेटेजिक कंसर्न एंड सेंसिटिविटीज। जब दोनों ही मिलकर के 2+2 दोनों ही आपस में बात करेंगे तो क्या क्या उनके कंसर्न हैं, उनकी सेंसिटिव इश्यूज क्या क्या हैं, है ना, उनको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और उनको हम सपोर्ट भी कर पाते हैं एक दूसरे कंट्री को। करंटली अगर क्वेश्चन यहाँ से कुछ बन सकता है तो इस तरीके से भी बन सकता है कि इंडिया के 2+2 डायलॉग अभी कौन कौन से कंट्रीज के साथ में होते हैं। तो इंडिया के 2+2 डायलॉग की जो मीटिंग्स हैं वो अभी कुछ ही कंट्री के साथ में है जो वर्ल्ड के काफी टॉप मीन्स हम कहें कि इंपॉर्टेंट नेशंस हैं। यूएसए के साथ में चलता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जापान और यूनाइटेड किंगडम और रशिया। फिलहाल हमारे साथ में भी ये कंट्रीज हैं जो 2+2 का क्या करते हैं, डायलॉग में मीटिंग करते हैं। ध्यान रखना इनके नेम, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और रशिया। तो अभी कितने कंट्री हमारे पास में हो गए, 1 2 3 4 और 5, और एक हो गया अभी हमारे पास में रिसेंटली कौन, ब्राजील। तो 6 कंट्री अभी रिसेंटली हमारे पास में हो चुके हैं जिनके साथ में हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं और हम 2+2 डायलॉग लेवल पर उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा मेरे को आप ये भी बताना कि ब्राजील कैपिटल क्या है, क्योंकि ब्राजील अब इम्पोर्टेंट पार्टनर बन गया इंडिया का, तो हमको पता होना चाहिए। आइए, वी आर गोइंग टू अनदर न्यूज, डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका नाम है क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम, CCMS, है ना। अभी यूनियन होम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। ये क्या है, CCMS प्लेटफॉर्म है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि ब्राउजर के बेसिस पर चलता है और ये काम करेगा किसके लिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, इसके लिए ये बनाया गया है। और साथ में ही इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया गया है कि जो ऑफिसर्स होंगे NIA में काम करने वाले वो अपने मोबाइल से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज बाय NCRB थ्रू अ वर्चुअल लॉन्च। होगा क्या इसमें, देखो अभी क्या इश्यूज आएंगे, जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उनके सामने कुछ इश्यू आने वाले हैं, जैसे पुरानी IPC, है ना, और नई वाली BNS। तो जो केस चल रहे होंगे, है ना, उसमें उन केसेस में आसानी से स्विच कर पाएंगे कि भाई उस पर IPC का ये वाला सेक्शन लगा हुआ था और अभी हमको इसमें नए सेक्शन के थ्रू इसमें काम कैसे करना है, आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि लॉ तो चेंज हो गया, है ना। तो उन सब में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये एक यूजर फ्रेंडली, इजी टू डिप्लॉय, कस्टमाइजेबल, ब्राउजर बेस्ड क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो CCMS क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। It has been designed to improve coordination and justice delivery in NIA's operations। तो NIA जहां भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन वगैरह करती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है, तो बड़ी बड़ी फाइल्स कलेक्ट हो जाती हैं और नेशनल लेवल पर इनको काम करना होता है। वो सब क्या हो जाएगा, इससे इजी हो जाएगा। तो इसी के आधार पर एक नया ऐप बना है जिसका नाम है संकलन ऐप, संकलन। ठीक है, इट हैज बीन डिजाइंड फॉर द नेविगेटिंग न्यू क्रिमिनल लॉज, नए क्रिमिनल लॉज वगैरह होंगे, अ ब्रिज बिटवीन ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉज। तो इनमें आसानी से वो स्विच कर पाएंगे, एक दूसरे लॉ से उसको कनेक्ट कर पाएंगे। और ये उन लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर जितने भी होंगे या उसमें उसके साथ में काम करने वाले पब्लिक प्रोसिक्यूटर वगैरह जो भी होंगे, उनके लिए एक कॉम्प्रहेंसिव गाइड का काम ये करने वाला है। चलिए
क्या इसका एम होगा कि इट्स एम टू एनेबल NIA personnel to better coordinate in terrorism and organized crimes cases, thereby improving justice delivery. जब इनके जो टेररिज्म से रिलेटेड केस हो गए या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड केसेस हो गए तो उनमें बहुत अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। इट हैज बीन डिजाइन टू हेल्प द स्टेट पुलिस फोर्सेज। स्टेट पुलिस फोर्सेज जो हैं वो भी इसमें मिलकर के साथ में काम कर पाएंगी। उनको भी तो पता होगा ना कि हमारे ही एरिया में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व हैं, तो पूरे नेशनल लेवल के डेटा से कनेक्ट हो जाएंगी स्टेट की पुलिस। तो स्टेट की पुलिस फोर्सेज भी इसमें अपना जो है रोल प्ले कर पाएंगी, वो उनको भी हेल्प मिलेगी। दिस सिस्टम एम्स टू हेल्प द स्टेट पुलिस फोर्सेज, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है। इंटीग्रेट डिजिटलाइज द डेटा जनरेटेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, कुछ सीन मिलते हैं, सीन के फोटोग्राफ लेने होते हैं, रिकॉर्ड करना होता है, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं, एक्सट्रैक्टेड डेटा मिलता है कहीं से, कलेक्टेड एविडेंस होते हैं, चार्जशीट होती है, वो सब अकेला एक ही सिस्टम पर क्या होगा, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया में कहीं भी वो ऑफिसर काम कर रहे होंगे, झट से अपना जो मोबाइल ऐप है संकलन उसको ओपन करेंगे या वेबसाइट पे जाकर के जो CCMS को ओपन करेंगे और उसका केस नंबर डालेंगे, अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, पूरे केस की हिस्ट्री निकल करके आ जाएगी। तो कितना आसान हो जाएगा उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में न्यूज है एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई है, रिसेंटली इंडिया और US। तो किस किस के कौन कौन कंट्रीज इसके पार्टनर हैं टाइगर ट्रम्प के, इंडिया एंड USA। दोनों ही कंट्रीज की जो तीनों फोर्सेज हैं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों एक साथ पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो कितनी बढ़िया बात है इसमें कि तीनों ही इसमें एक साथ पार्टिसिपेट करती है। मींस USA की नेवी, USA की आर्मी और USA की एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों मिलकर के एक साथ में वहां पर क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। फिर हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। एयर क्वालिटी रिपोर्ट को रिसेंटली रिलीज किया है किसने, स्विट्जरलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IQ एयर, इसने रिलीज किया है। तो इसकी कुछ हाइलाइट्स हमको पता होना चाहिए, बिकॉज ये पूरे वर्ल्ड के लेवल पर रिलीज इसको करते हैं और इंडिया के लिए भी काफी इसमें चिंता वाली बात भी है, ठीक है। क्या क्या है जरा देख लेते हैं। कि सबसे खराब एयर के मामले में कौन सा कंट्री है भाई, अपना पड़ोसी बांग्लादेश। और सेकंड नंबर पर सबसे खराब मींस द सेकंड वर्स्ट एयर क्वालिटी कहाँ की है, पाकिस्तान की। तो फर्स्ट रैंक पर कौन है सबसे वर्स्ट क्वालिटी के मामले में, तो वो है बांग्लादेश। और सेकंड नंबर पर आता है पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान। तो ये दोनों ऐसे कंट्री हैं जिनकी एयर क्वालिटी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खराब है। इंडिया की अगर हम बात करें तो भाई हमारी भी सिचुएशन बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, हम थर्ड वर्स्ट एयर क्वालिटी में आते हैं, तो हम तीसरे नंबर पर हैं। न्यू दिल्ली की अगर बात करें तो जो लोग न्यू दिल्ली में रहते हैं उनके लिए मीन्स बड़ी चिंता की बात है और शर्म की बात है कि हमारे यहाँ जो पॉल्यूशन है वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है। मींस अगर पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब की कैपिटल सिटी को दिल्ली से कंपेयर करें तो दिल्ली की ये जो एयर पॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा है। समझ रहे हो अब आप किस स्थिति में हम लोग यहाँ पे सांस ले रहे हैं, आप सोच लीजिएगा। बिहार का बेगूसराय की अगर हम बात करें, ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया है बिहार का बेगूसराय। मींस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाला अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वो क्या है, बिहार का बेगूसराय। मोर देन 1 बिलियन पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस PM2.5 concentrations exceeding WHO's recommendations level of 5 माइक्रोग्राम। अब देख लो आप कि हमारे यहाँ इंडिया में कम से कम मींस 1 बिलियन पीपल से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको शुद्ध हवा नहीं मिल रही है। कितनी चिंता की बात है। Only 7 countries made the WHO annual। केवल 7 कंट्री ऐसे हैं वर्ल्ड में जो इस वर्ल्ड WHO की गाइडलाइंस को मीट कर पा रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर अच्छी एयर कहीं पर है तो वो है फ्रेंच पॉलिनेशिया की, इज आइडेंटिफाइड एज द लीस्ट पॉल्यूटेड। तो सबसे कम पॉल्यूशन है फ्रेंच पॉलिनेशिया का। तो गाइज अब आपको देखो क्या क्या ध्यान में रखना है, ये कुछ रैंक्स हैं इनको ध्यान रखना है। और जैसे ये 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं कि जिनकी एयर थोड़ी ठीक ठाक है ना वर्ल्ड लेवल पर। ये जो फ्रेंच पॉलिनेशिया है कहाँ पर है ये, है ना, किस ओशियन के आसपास में है ये, कहाँ है।
और कौन कौन से कंट्रीज फर्स्ट रैंक पर हैं, लीस्ट पर हैं, ये सब आपको थोड़ा सा क्या रखना है, आपको माइंड में रखना है। कल हम फिर से इन्हीं टॉपिक्स पर जो आज हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, एमसीक्यू फ्रेम करेंगे और धीरे धीरे इसी तरीके से हम रिवीजन को कंटिन्यूस रखेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं in the hope that we will meet again in the next session with the MCQs of today's session and with the most important news or current affairs for tomorrow. So guys, thank you very much for showing your interest and stay connected. Thank you very much. Goodbye.